हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका फ्यूचर जोन पर वेलकम होता है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे क्या आवाज वगैरह अच्छी आ रही है। सब स्टूडेंट जल्दी आ जाइए और बताएं कमेंट करके। सचिन, क्या वॉइस वगैरह ठीक ठाक आ रही है? आओ बेट बालक, सभी बालक जुड़ जाओ। सचिन, चैट करिए बेटा। फिर लाइव क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट के लिए। एक बार सभी स्टूडेंट्स आए और बताएं क्या वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है क्या सचिन, ये बताना बस। कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं ये चाह रहा हूँ, अभी कुछ बच्चे कम है ना। ओके ओके, ठीक है। तो कार्य क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और यस डियर चाइल्ड, आज का पहला सवाल ये यूपी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट के लिए। तो बहुत आराम आराम से हम चीजों को करते हुए चलेंगे। कहता है खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है। तो आज का पहला सवाल है, खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है। तो प्राचीन प्रणाली जो है वो झूम खेती है। कौन सी है? झूम प्रणाली। इस झूम प्रणाली को हम लोग काटो और जलाओ के नाम से भी जानते हैं। इस प्रणाली को किस नाम से जानते हैं? काटो और जलाओ के नाम से भी जाना जाता है। ये वर्तमान में पूर्वोत्तर के राज्यों में होती है। किसमें? पूर्वोत्तर के राज्यों में। पूर्वोत्तर के राज्यों में ये मुख्यतः होती है। मुख्यतः नागालैंड, नागालैंड में खेती होती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। कहता है कि मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य सक्षम तापमान क्या है। या मैं कह सकता हूं, मनुष्य किस तापमान तक, किस तापमान पर अच्छा कार्य कर सकता है। तो आपका आंसर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान जो होगा वो बहुत सुंदर तापमान होगा व्यक्ति के लिए काम करने के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब बच्चे जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्द्रता कितनी होनी चाहिए। कार्य सक्षम आर्द्रता, मनुष्य के लिए अच्छी आर्द्रता क्या होनी चाहिए जिसपे वो काम करेगा। आर्द्रता, तो आर्द्रता की जो वैल्यू होती है वो होती है 60% आर्द्रता अगर होगी तो व्यक्ति अच्छा काम करने वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। एक शब्द सुना होगा अपने, एंजाइम। एंजाइम, फटाफट नोट करते चला जाइए। एंजाइम, एंजाइम कितने डिग्री तापमान पर, एंजाइम कितने डिग्री डिग्री तापमान पर क्रियाशील होते हैं। तो आप क्रियाशील होते हैं, तो आप इसका जवाब देंगे एंजाइम 25 से 35 डिग्री के बीच में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। 25 से 35 डिग्री के बीच में सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन
नंबर 5, एंजाइम किस तापमान पर नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं? आप लिखेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम्स जो है क्या होने शुरू हो जाते हैं, नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भैया, कहता है वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस स्रावित होती है? वनस्पतियों के सड़ने से कौन गैस बनती है? तो आंसर लिखें मीथेन। तो आपने देखा होगा मीथेन गैस कहाँ कहाँ मिलती है? गोबर गैस में। गोबर गैस बायो प्लांट होता है जो, वहां पे गोबर गैस में। एक, दूसरा, जब पशु जुगाली करता है, पशु जुगाली करता है तब आती है भैया। तीसरा, तीसरा नंबर, नेक्स्ट थर्ड, आपका धान के खेत के पास, धान के खेत के पास आपको मीथेन की उपलब्धता मिलेगी। चौथा नंबर, आपको दलदली भूमि में, वो पूछेगा दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से भी कौन सी गैस का स्रावण होता है भैया? मीथेन गैस का स्रावण होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए, वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? आवश्यक तत्व, तत्व कौन सा होता है? तो वहां लिखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आता है भैया, नेक्स्ट 8-9 नंबर क्वेश्चन आया होगा। कहता है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? मैं इंतजार करूंगा, आप लोगों को बताना है कौन सा परिवर्तन होता है। कमेंट चैट करके बताइए भैया, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? झूम खेती तो मिल गया मेरे को। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? बताओ जल्दी, कोई बच्चा बताएगा क्या? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं, लिखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। विकिरण ऊर्जा का, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है भैया? क्लियर होगी बात बेटे? विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन आता है। सोलर टू, हाँ बिल्कुल पूजा चौधरी, सोलर टू केमिकल एनर्जी बिल्कुल सही है, लेकिन वो किस माध्यम से पृथ्वी पर आती है? विकिरण के माध्यम से आती है, इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं भैया? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आता है, कीट पक्षी पौधे कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट वन आता है, कीट, कीट भक्षी पौधे
कौन से होते हैं? कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं? तो कीट भक्षी पौधे कल मैंने बताया था, एक तो था नेफेंथिस, दूसरा डायोनिया, ये होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, मयंक बंसल, शाबाश बेटे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है हमारा, नोट करते रहेंगे और याद करते रहेंगे। कहता है प्रकाश द्वारा पौधों में किसका निर्माण होता है? प्रकाश द्वारा पौधों में किसका निर्माण होता है? होता है, तो आप जवाब दीजिए। एक तो विटामिन ए का, विटामिन ए, और आपका प्रोटीन होता है कैरोटीन, कैरोटीन का, कैरोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट वन, मृदा जीव कौन से हैं? मृदा जीव, वो पूछ लेगा बताइए निम्न में से मृदा जीव कौन नहीं है या कौन है, तो आप बताइए केंचुआ, जिसको किसान मित्र भी कहा जाता है, केंचुआ मृदा जीव है। दूसरा घेंग मेंढक, तीसरा आपका जीवाणु, चौथा आपका कवक, पांचवा आपका सवाल, सवाल। ये सब कैसे होते हैं? मृदा जीव होते हैं। क्लियर हो रही बेटे बात? कमेंट करके बताइए समझ में आ रही है क्या बातें? नेक्स्ट वन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के साथ। मतलब हम लोग ये टेट के हिसाब से चलने वाले क्वेश्चंस हैं जिन पे मैं चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एक लाइन आती है, सहजीवी पौधे कौन से होते हैं? सहजीवी पौधे, सहजीवी पौधे कौन से होते हैं? होते हैं, तो आप जवाब देंगे सहजीवी पौधे कौन से होते हैं? लाइकेन, लाइकेन क्या होता है? सहजीवी होता है। लाइकेन क्या होता है? सहजीवी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लाइकेन्स। उसके बाद में, लाइकेन्स के बाद में, हाँ, सहजीवी पौधों पे बात कर रहा हूं, और नाइट्री कारक जीवाणु, नाइट्री कारक जीवाणु, नाइट्री कारक जीवाणु, ठीक है। अब ये लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन क्या होते हैं? तो लाइकेन क्या क्या होते हैं, इन पे मैं चर्चा आप लोगों के साथ कर रहा हूं। तो लाइकेन होते हैं भैया, लाइकेन होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन्स क्या होते हैं? कवक और शैवाल, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैं कल आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया भी था कि भैया कीट भक्षी पौधे कहाँ उत्पन्न होते हैं? कीट भक्षी पौधे कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आपको जवाब देना है कीट भक्षी पौधे जहां नाइट्रोजन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? नाइट्रोजन गैस की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, नाइट्रोजन की कमी होगी, वहीं पे कीट भक्षी पौधे होते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया भैया। हाँ, सचिन कुमार बहुत बढ़िया भैया। अक्षय सोनी बहुत बढ़िया, अरे वाह, वेरी गुड, अच्छा जवाब जा रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आता हूं मैं फटाफट। सभी उपभोक्ताओं में, सभी उपभोक्ता ओ में कौन सा गुण पाया जाता है? कौन सा गुण पाया जाता है? तो आपको जवाब देना है परपोषी, परपोषी गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? परपोषी। उपभोक्ता क्या होते हैं? उत्पादकों पर आश्रित होते हैं, उत्पादकों पर आश्रित होते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भैया। नेक्स्ट वन सवाल हम लोग लेके आते हैं फिर। जीवीय, जैवीय और अजैवीय घटकों के बीच, जैवीय और अजैवीय घटकों
के बीच के बीच कौन संबंध स्थापित करता है? बताओ जरा, इसका जवाब देना है। जैवीय और अजैवीय घटकों के बीच कौन संबंध स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है, तो बताओ कौन बताएगा भैया? जैवीय और अजैवीय घटकों के बीच कौन संबंध स्थापित करता है? फटाफट जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो भैया जैवीय अपघटक कौन करता है भैया? अपघटक कौन करता है? अपघटक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का, बताओ भाई कौन बताएगा? प्रवाह होता है। बताइए कोई बच्चा, कमेंट करके बताओ, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, या मैं कहूं एक दिशीय होता है। एक दिशीय कैसे होता है जरा समझ लीजिए। आप सब लोग जानते हैं सबसे पहले आता है उत्पादक, फिर आता है उपभोक्ता, और फिर क्या आता है अपघटक। और यहाँ आके क्या हो जाती? खत्म। इधर से ऊर्जा चली, इधर आके क्या होगी? खत्म होगी। तो ये एक ही दिशा में चलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या कहता है भैया? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो आप लोग लिख सकते हैं ऊष्मा। क्या है भैया? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? ऊष्मा होती है। नेक्स्ट वन, अगली लाइन लेकर आते हैं हम लोग। सबसे पहले उत्पादक पे मैं चर्चा करता हूं। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक किसे कहते हैं? तो सभी पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। दूसरी इनके विषय में बात, ये एक बात बताई। दूसरी क्या? ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं बेटा? स्वपोषी होते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आता उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोक्ता क्योंकि उत्पादक के बाद किसका नंबर आता है? उपभोक्ता का ही तो नंबर आता है। ये अपना भोजन उत्पादक या उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर उपभोक्ता है तो उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो उत्पादक या उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा उपभोक्ता क्या है? हिरण है। और इस हिरण को कौन खा रहा है? शेर। तो ये भी उपभोक्ता हुआ और ये शेर भी क्या हुआ? उपभोक्ता हुआ। तो वो अलग बात है कि प्राथमिक स्तर के उपभोक्ता, द्वितीय स्तर के उपभोक्ता। क्लियर होगी ना बात? तो ये अपना भोजन उत्पादक या उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। अब सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए दूसरे पॉइंट से। सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं। परपोषी परपोषी का मतलब क्या होता है भैया? सभी उपभोक्ता परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब ये होता है कि दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करना, ये स्वयं नहीं बनाते। उत्पादक क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, अगला सवाल यहीं पे लेके आता हूं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता
उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वाहारी। सर्वाहारी क्लियर। अब मैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। ये शायद प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, इनकी क्वालिटी क्या होती है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की? ये अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, पौधों से या उत्पादक से प्राप्त करते हैं, पौधों से या उत्पादक से प्राप्त करते हैं। क्लियर होगी बात बेटे। नेक्स्ट, इसी में ये शाकाहारी होते हैं, इसका दूसरा बिंदु बता रहा हूं मैं, मतलब इसी में ये शाकाहारी होते हैं। एग्जाम्पल गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, आपका खरगोश, घोड़ा, टिड्डा आदि। अब आता नंबर 2 द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता नंबर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। अब द्वितीयक उपभोक्ता में कौन कौन जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं अर्थात शाकाहारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ये सदैव क्या होते हैं? मांसाहारी, जैसे मेंढक, बिल्ली, चूहे वगैरह को खा जाती है, और भेड़िया। तीसरे नंबर पे आते तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता में क्या आएंगे? तृतीय उपभोक्ता में ये मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। उदाहरण, इसमें मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों होते हैं। इसमें मांसाहारी और सर्वाहारी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, शेर, चित्ता, और सर्वाहारी में एक मनुष्य भी आ जाता है। क्या आ जाता है? मनुष्य एक सर्वाहारी भी होता है। मनुष्य क्या होता है? सर्वाहारी होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला पड़ाव पे चलते हैं हम लोग। एक शब्द सुना होगा, अपघटन करता। क्या सुना होगा बेटे? अपघटन करता। अपघटन ये क्या करते हैं? ये उत्पादक एवं उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ठीक है। एक लाइन है 10%। नेक्स्ट, ये तो खत्म हो गया यहां तक। 10% का नियम किसने दिया? 10% का नियम किसने दिया? तो मैं बता चुका हूं, लिंडेमान। किसने दिया? लिंडेमान ने। 10% का नियम किसने दिया? लिंडेमान ने दिया।
बहुत बढ़िया भैया, सचिन कुमार ही जवाब दे रहा है और बालक कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। भैया क्या मामला हो रहा है बच्चों। नेक्स्ट, कुछ चीजें हैं जिनको आप लोगों को नोट कर लेना है बस। डिफाइन नहीं, मैं भी डिफाइन नहीं कर सकता। तो पहली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, याद करना आपको। जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड होता है, होता है। तो कैसा होता है भाई जीव भार का पिरामिड? उल्टा एवं सीधा दोनों, उल्टा व सीधा दोनों। तो आपको ये पूछ लेगा जी भार का पिरामिड कैसा होता है, तो आप उसका जवाब दीजिए उल्टा व सीधा दोनों होता है, उल्टा व सीधा दोनों होता है। तो ये आपको लर्न करने वाली बात है। दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, फिर कहता है जीव संख्या का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड। तो ये भी क्या होता है, उल्टा व सीधा दोनों, दोनों होता है। ठीक, संचित ऊर्जा का पिरामिड, नंबर 3, ऊर्जा का पिरामिड। ये सदैव सीधा होता है, सीधा होता है। ये आपको नोट करना है, बस याद करना है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आता है। मैंने बता दिया पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, लिख लीजिए इस बात को भी। पर्यावरण में ऊर्जा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, सदैव एक दिशा में होता है। ठीक है। अच्छा, मरुस्थल में उगने, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आया भैया। मरुस्थल, मरुस्थल में उगने वाले पौधे, पौधे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आप बताओ, जीरो फाइट, जीरो फाइट। नेक्स्ट वन, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। आप बताना, पौधे, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं, किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? तो आप बताओगे कोशिका जल, कोशिका जल, कोशिका जल। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला सवाल। परितंत्र में, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बताना जरा भाई, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बिल्कुल, सूर्य। क्या भैया? सूर्य। नेक्स्ट, जैव मंडल में, जैव मंडल में एक से अधिक, एक से अधिक जातियों के समूह को क्या कहते हैं? जवाब दो भैया, क्या कहते हैं भैया? कोई बालक जवाब दे रहा है? तो कहते हैं इसको जनसंख्या, जनसंख्या। जनसंख्या कहते हैं।
नेक्स्ट वन, इसका भी जवाब देना है। मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर दो बालकों के आ चुके हैं, देखता हूं किस किस के आए भैया। बहुत बढ़िया, सचिन कुमारी जवाब दे रहे हैं, बाकी तो बच्चे जवाब दे ही नहीं रहे, क्या मामला हो रहा। तो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में, महासागरों में। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या भैया? सवाल है, भारत अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अम्ल सूचना केंद्र, अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? जवाब दो भाई। कहाँ है? जवाब आना चाहिए भाई इस सवाल का सब बच्चों का। इस सवाल का जवाब आना चाहिए सब बालकों का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, फटाफट जवाब दो भाई। किसी बालक का है नहीं, एग्जाम में आएगा ना। तो ये है भैया ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, फिर मेरा आपसे सवाल आप लोगों से ही। भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? यस भैया, तो कुछ बात नहीं, कोई बालक जवाब नहीं दे रहा। ललिता जी ने बताया समुद्रों में। अभी इस सवाल का जवाब दो ललिता जी। अंडमान में। लक्षद्वीप सचिन कुमार। और आओ भाई, निकोबार वेस्ट बंगाल में अक्षय सैनी, शाबाश बेटे अक्षय सैनी। और आओ भाई, वेस्ट बंगाल में। मैं बहुत अच्छे से भूमध्य रेखा ललिता, ललिता सवाल को पढ़ के देख बेटे। मैंने सवाल कहा कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, और मैं इसके विषय में बहुत डीपली आप लोगों को पढ़ाया था, काफी अच्छा अध्ययन कराया था, मैं ही पढ़ाया था सर की, तो मैंने इसमें इंतजार भी नहीं किया था भैया। ये पाई जाती है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा में। और मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः सुंदरवन डेल्टा में। मैंने मैग्रोव वन के विषय में बताया था, इनकी जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत चलती हैं, इनकी जड़ें सूर्य की दिशा में चलती हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है, ये मैंने आप लोगों को अच्छे से सिखाया था, है ना? याद करो, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर, देखता हूं क्या बताओगे आप। हाँ भैया, एक रोग है ब्लू बेबी सिंड्रोम। बताओ जरा, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग किसके कारण होता है? नामक रोग किसके कारण होता है? देखता हूं कौन बच्चा जवाब देगा, या किसकी अधिकता से होता है। एक बच्चे का जवाब आया, नाइट्रेट। ललिता बहुत बढ़िया बेटी, वेरी गुड। क्या बताया आपने? नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। बहुत अच्छे भैया। अगला सवाल, अक्षय सैनी का भी जवाब आया भैया। अगला क्वेश्चन मैं लेके आता हूं। जरा जल्दी बताएंगे, 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं? 6 मौलिक जैविक तत्व, 6 मौलिक
जैविक तत्व कौन से हैं? छह मौलिक, ओहो सचिन कुमार। सचिन कुमार यार, सी इसका तो मेरे को पता है, CHONSP का तो मेरे को पता है, इनकी फुल फॉर्म बता के लिख के भेजना था ना। नेक्स्ट वन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्या, पोटेशियम, फास्फोरस। वेरी गुड भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर फिर लेके आया मैं। कहता है दम घोटू गैस कौन सी है? दम घोटू गैस कौन सी है? दम घोटू गैस कौन सी है? बिल्कुल CO। गजब भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड। नहीं ललिता, कार्बन मोनोऑक्साइड बेटे, मैंगबल्सन नहीं। दम घोटू गैस मैंने बताया था, ये जो है हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। किस में घुल जाती है? हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। ठीक है, किस में घुल जाती है बेटे? हीमोग्लोबिन में। ऑक्सीजन को वहां जाने नहीं देती। ठीक, इसलिए इसको दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट वन, क्रैकिंग गैस किसको कहा जाता है? क्रैकिंग गैस किसको कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, क्रैकिंग गैस किसको कहा जाता है? जल्दी। अरे जवाब दे दिया, वेरी गुड, सल्फर। अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। शब्द है पोल्यूशन। पोल्यूशन, यही जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, यह किस भाषा का शब्द है? पोल्यूशन किस भाषा का शब्द है? जल्दी बताओ। पोल्यूशन किस भाषा का शब्द है? तो पोल्यूशन जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द पोल्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लेड। लेड शरीर के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बताओ जल्दी, अब पता लगेगा कुछ सीख रहे कि नहीं सीखा कि नहीं तुम लोगों ने। आया एक बालक का जवाब। अरे बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भैया। क्या जवाब है? माइंड। अरे वाह, बहुत अच्छे भैया। बिल्कुल, मस्तिष्क। मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट वन, बेंजीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? बेंजीन की अधिकता से कौन रोग होता है? जल्दी जल्दी बता दो। बेंजीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? फटाफट। बेंजीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? एक बच्चे की चैट आ चुकी है। जैन चौधरी, शाबाश बेटे, बिल्कुल सही। रक्त कैंसर। रक्त कैंसर, रक्त कैंसर होता है। बहुत अच्छे, एक और कोई आया आंसर लेकर, ब्लड कैंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं। ये जो जेट विमान होते हैं, क्या होते हैं? जेट विमान। कौन होते हैं? जेट विमान से निकलने वाली गैस, निकलने वाली किस गैस से, किस गैस से ओजोन का क्षरण होता है? जल्दी। ब्लड कैंसर, CFC,
ध्यान दे सचिन कुमार, मेरे बेटे ध्यान नहीं लगा रहा तो कोई उत्तर दे रहा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जेट विमान से निकलने वाली किस गैस से ओजोन गैस, ओजोन परत का क्षरण होता है? परत, ओजोन परत का क्षरण होता है। बताओ जल्दी। आया नहीं किसी बच्चे का जवाब? ओके, मैं बताता हूँ भाई। तो ये इस गैस का नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। कोयला धूल कण से कौन सा रोग होता है? कोयला धूल कण से कौन सा रोग, मैं गर्म सा लूंगा, कौन सा रोग होता है? देखो भाई, जवाब दो भाई फटाफट बच्चों। चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे हिसाब से इसका मालूम नहीं होगा आपको। एंथ्रो एंथ्रोकोसिस। ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सिलिका, सिलिका के कण से कौन सा होता है? सिलिका के कण से। ये होता है सिलिकोसिस। नेक्स्ट वन, लोहे के कण से। लोहे के कण से कौन सा होता है? सीडी रोसिस। सीडिरोसिस। गन्ने की धूल से है। गन्ने की धूल, गन्ने की धूल से होता है बेगासुस। बेगासोसिस। ठीक। ये कुछ याद करने वाले रोग थे, इनको कर लेना आप लोगों को। नेक्स्ट वन मेरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पार्थेनियम, पार्थेनियम ब्रैकेट में गाजर घास से कौन सा रोग होता है? बताओ जल्दी, फटाफट जवाब दो भाई, कौन सा रोग होता है? दमा। तो आंसर लिखेंगे चर्म रोग एवं दमा। चर्म रोग एवं दमा। नेक्स्ट वन। अगला सवाल इंपॉर्टेंट, सबको जवाब देना है इस सवाल का। लाइकेन, लाइकेन किस प्रदूषक के सूचक है, प्रदूषण के सूचक हैं? के सूचक हैं। बहुत बढ़िया सचिन। आलिया मैं देखूं क्या करा तूने बेटे, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में बस। और आप कहो तो क्लास खत्म करें या मन लग रहा है भाई, बताओ जल्दी। तो आप बताएंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, क्लास खत्म करें या अभी चलाएं? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट वन। इटाई, इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई, इटाई रोग किसके कारण होता है?
जल्दी बताओ भाई, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? यस, बिल्कुल सही बात है, कैडमियम के कारण। कैडमियम, कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब आपने देखा होगा जब पेट्रोल पंप पे आप जाते हैं तो वहां देखते होंगे शीशा रहित पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल। और आपने एक बात और सुनी होगी, पेट्रोल की गुणवत्ता नापने के लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? तो आप इसका जवाब आप देंगे, मापी जाती है तो इसका ओक्टेन नंबर से, ओक्टेन नंबर से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? ओक्टेन नंबर से मापी जाती है। अब यहाँ कह रहा है शीशा रहित पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल में उचित, में उचित ओक्टेन पाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कई सारे बच्चों का आ गया, ऑक्टेन संख्या से बेंजीन। बिल्कुल सचिन कुमार, बहुत बढ़िया सर। क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, बेंजीन मिलाया जाता है उचित ऑक्टेन नंबर प्राप्त करने के लिए। ठीक है, मेरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आप लोगों को जवाब देना है। सब बच्चे जवाब देंगे। सवाल है, अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किसे कहेंगे, कहते हैं? या अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान क्या होना चाहिए, क्या होता है? किसका आया भैया जवाब? आया किसी बालक का। 5.4 नहीं, 4.2 से स्टार्ट होगा सचिन भैया। किससे होगा? 4.2, 4.2 से क्या होगा? क्लियर। नेक्स्ट वन, अक्षय सैनी, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है भाई मेरा, भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? से हैं। बच्चे का किसी का जवाब आ गया, वेरी गुड ललिता, शाबाश बेटे, बहुत बढ़िया ललिता जी। एक तोता और सैनिक, और अच्छा, और सैनिक से कौन सा रोग होता है, कोई बताएगा? और सैनिक और फ्लोराइड, और सैनिक से कौन सा रोग होता है? और सैनिक और फ्लोराइड, और निक फ्लोराइड, दांतों का टेढ़ापन। अरे वाह, वेरी गुड। हम्म, एक बीमारी सुनी है, पता नहीं सचिन कुमार तू कर क्या रहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। एक बीमारी सुनी है तूने, ब्लैक फुट, ब्लैक फुट। यह बीमारी किससे होती है? ब्लैक फुट बीमारी किससे होती है? ब्लैक फुट बीमारी किससे होती है? बिल्कुल ललिता जी, यही जवाब सही है। किससे होती है भैया ब्लैक फुट बीमारी? आर्सेनिक, बिल्कुल। नेक्स्ट वन, बायोगैस में मीथेन कितने प्रतिशत पाई जाती है? बायोगैस में मीथेन
कितने प्रतिशत पाई जाती है? आंसर लिखेंगे 60%। कितने परसेंट? 60%। नेक्स्ट वन ललिता जी। ध्वनि की तीव्रता की सामान्य मापन इकाई। ध्वनि की तीव्रता की सामान्य मापन इकाई क्या है? 20 से 20,000 मापन इकाई पूछी है मैंने, ये आवर्ती थोड़ी पूछ रहा हूँ। डेसिबल, डेसिबल। चलिए यहाँ से आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने काफी अपना समय दिया। मयंक जी बहुत बढ़िया, डेसिबल बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपने काफी समय दिया यहाँ पे, बहुत अच्छे भैया।